नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, उम्मीद होगा आप बहुत मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने शामिल किया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं लगभग 2021, 2022, 2023 में जो आए हुए हैं, है ना, जो पहले के एग्जाम में पेट में आए हुए हैं, तो हो सकता है कि उस तरह के क्वेश्चन बने, तो इसीलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में जो विश्वामित्र नामक एक ऋषि और दो नदियों के बीच जो संवाद है, वो कौन सी नदियों के बीच का संवाद है? तो पहला चिनाब और रावी, सतलुज और चिनाब। दूसरा है व्यास और झेलम। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा व्यास और सतलज की, है ना। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीमता कहा गया है तथा सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित जो नदी है वो कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो रचयिता है वो कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, यानी कि जिन का अर्थ होता क्या है? तो पहला है भगवान, दूसरा है अहिंसक, तीसरा है विजेता और चौथा क्या है? महान आत्मा। तो चौथा जो था वो महान आत्मा, इनको जिन का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा कहा जाता है। फिर देखिए महान आत्मा यानी महावीर स्वामी के और भी नाम है। जो इंद्रियों को जीतने के कारण उन्हें जिन या महावीर कहा जाता था, योगतम पूज्य होने के कारण उन्हें अरहत कहा जाता था, और ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें कैवलिन कहा जाता था, और बंधनों से मुक्त होने के कारण उन्हें नियर्थ भी कहा जाता था। ये अन्य सारे नाम है, हो सकता है कि आने आ जाए प्रश्न में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लिखा है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो हम लोग बात करते हैं इसमें। तो पहला था सुवर्णागिरी, दूसरा था इंद्रप्रस्थ, तीसरा था तक्षशिला और चौथा था उज्जैनी। जो आपका उत्तर होगा वो होगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सॉरी एक मिनट छूट गया है प्रश्न को। चलिए 5 नंबर देखते हैं। लिखा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है वेदांग, दूसरा है अरण्यक, तीसरा है उपनिषद और चौथा है ब्राह्मण। तो जो आपका कहा जाता है वो कहा जाता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानंद। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवाना प्रियदर्शी का नाम भी कहा जाता है? तो पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, तीसरा है मौर्य सम्राट अशोक और चौथा है भगवान महावीर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मौर्य सम्राट अशोक को कहा जाता है। देवाना प्रिय जो शब्द का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और ये जो मौर्य सम्राट जो थे अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख में उसे बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में देवाना प्रिय और देवाना प्रियदर्शी भी कहा जा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस युग में ताम्र या तांबे का प्रयोग पहली बार किया गया था? तो पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा ताम्र पाषाण और चौथा नव पाषाण। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ताम्र पाषाण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? पहला था राजगीर, दूसरा था गया, तीसरा था काश्मीर और चौथा था पाटलिपुत्र। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा राजगीर। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है उसके बारे में बात करिए, कौन सा है होता है? तो पहला है कर्म, दूसरा है वैराग्य, तीसरा अहिंसा और चौथा जो है वो निष्ठा। तो हम लोग बात करते हैं तो उत्तर होगा अहिंसा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। दोस्तों देखिए ये सारे प्रश्न जो है वो पीआईक्यू हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिए, हो सकता है कि इससे भी प्रश्न बन सकता हो। चलिए हम लोग 10 को देखते हैं कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? पहला है विजयनगर, दूसरा है काकतीय, तीसरा है मसूनरी और चौथा था बहमनी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा काकतीय। देखिए इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राचेटला सेनापति रुद्रया ने करवाया था। मंदिर का पिराडी नुमा
जो पिरामिड उड़ा है वो विमान इस मंदिर का प्रमुख विशेषता है ना। पिरामिड के आकार का तरफ बना हुआ है इस मंदिर को, तो ये मंदिर जो है इस कारण वह फेमस है। आगे बात करते हैं 2011 नंबर प्रश्न का। कुतु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुतुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? पहला है केरल, दूसरा है तेलंगाना, चौथा है सिक्किम और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा केरल। कौन सा होगा? केरल। कुथुम्बलम केरल में कुथु और कुडियाट्टम प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है, इसका निर्माण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे कि पेरंगदाई कौंग वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? कन्नड़ साहित्य, तेलुगु साहित्य, मलयालम साहित्य या तमिल साहित्य? तो उत्तर होगा आपका तमिल साहित्य से। यह कृति संगम काल की साहित्यिक परंपरा का हिस्सा भी है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों यानी नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? पहला दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कौन कौन थे? कालिदास थे, बेताल भट्ट, शंकु, वराहमिहिर, घटकपर, छड़पड़क, वरुचरी, अमर सिंह, धनवंतरी, ये सारे लोग जो थे इसमें नवरत्न के रूप में शामिल थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। कह रहे हड़प्पा एक बंदरगाह के नाम, यानी हड़प्पा जो था उसमें बंदरगाह का जो नाम है वो क्या था? तो पहला लोथल, दूसरा है नागपट्टनम, तीसरा है महास्थानगढ़, चौथा है सिकंदरिया। तो जो आपका उत्तर होगा वो लोथल। लोथल क्या है? वो बंदरगाह था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। सॉरी 15 नंबर छूट गया है, तो 16 की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी? तो पहला तुलसीदास, वेद व्यास जी, वाल्मीकि और विष्णु शर्मा। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा विष्णु शर्मा जी ने। यानी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, वाल्मीकि जी ने रामायण, वेद व्यास जी ने महाभारत, विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र को लिखा था। तो बाकी सारी चीजें आप उसको याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्म चक्र परिवर्तन या अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा? तो जो आपका उत्तर होगा वो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। ये भी हो सकता है पूछ सकता है कौन सी भाषा? तो पाली भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस में आए हुए हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि जो थे हरिसेन जी थे? तो निम्नलिखित में से कोई नहीं, फिर समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इनका जो उत्तर होगा वो होगा समुद्रगुप्त के जो कवि थे, यानी कि जो समुद्रगुप्त के जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस नदी पे प्राप्त हुआ था? तो गंगा, पुनपुन, गंडक या निरंजना? तो आपका उत्तर होगा निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में बोध गया उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए। इस घटना को गौतम बुद्ध में संबोधि कहा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? यानी इसकी पहला जो था थानेसर, वहां से स्थानांतरित किया गया था। तो जो बात आती है हर्षवर्धन की, तो 606-647 ने पंच भारत विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल, कन्नौज, मिथिला व उड़ीसा को जीता था। पंच भारत विजय के पश्चात अपनी बहन राजश्री के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसका मतलब जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? कन्नौज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। कर हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो था डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की अंश प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। उस समय जो था उसमें जो तकनीक अपनाई गई थी कौन सा था? तो पहला था पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोह की ढलाई, जिसको कास्टिंग भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया उत्तर। यह मूर्ति कांस्य से बनी है और इसे
लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। डांसीगर मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे वो कौन थे? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि वो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 23 की। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि मौर्य काल के भारत में विवरण, जो भी भारत के विवरण के बारे में जानकारी देने के लिए इंडिका पुस्तक लिखी गई थी, वो किसने लिखा था? तो पहला है मेगास्थनी, दूसरा फाहियान, तीसरा है हिनसांग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा मेगास्थनीज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। नीति सार राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो कामन, वीरसेन, या विष्णुगुप्त, या श्रीहर्ष। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा कामनक। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर हकारा मृद मृद भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों किससे पहले की बसावट की विशेषता है? तो पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है रोपड़, तीसरा है कालीबंगा, और चौथा है धौलावेरी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि माना जाता है कि सिद्धार्थ जो थे गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? कौन सा जगह था? सारनाथ था, लुम्बिनी था, या डूंगेश्वरी गुफा, या कुशीनगर? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा डूंगनेश्वरी गुफा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा थानेश्वर, चौथा मगध। तो जो उत्तर होगा वो होगा थानेश्वर। पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 28 की तरफ। चरक संहिता संबंधित है वास्तुकला, गणित, राजनीतिक और चिकित्सा थे। तो जो उत्तर होगा वो होगा चिकित्सा से। तो चरक संहिता को आयुर्वेदिक के जनक चटक द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ आयुर्वेदिक के सिद्धांतों, रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है दसपुर, चौथा है रोपड़। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा रोपड़। रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी, तथा 1953-56 है यह योगदत्त शर्मा ने उसका उत्खनन कराया। यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। स्वतंत्र भारत की खोजा गया और उत्खनन दूसरा स्थान जो था वो कौन सा था? तो कालीबंगा था। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो पहला है भारवी, दूसरा है हरिशेर, तीसरा है भास, चौथा है बाणभट्ट। तो जो आपका उत्तर होगा वो था हरिशेर। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कृष्ट है। इसके कुल 33 पंक्तियां हैं। जो प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि व शुद्ध संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? पटना, श्रावस्ती, वल्लभी, या श्रवणबेला? तो आपका हो जाएगा गुजरात वल्लभी। प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दिशुदंती के बीच भूभाग के नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ब्रह्मवत, वर्णाव्रत, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला। तो पहला प्रश्न हो जाएगा ब्रह्मवत्र। जो दिशुदंती के मध्य जो था वो ब्रह्मवत्र कहा जाता है। वत्र ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निवास करते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? पहला है खानवा, दूसरा चंदेरी, तीसरा है चौसा और चौथा है मालवा। तो खानवा का युद्ध हुआ था
बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध इस युद्ध के बराबर बराबर विजय हुआ था, सभी युद्धों में विजय हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित असरीगढ़ के किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशु अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? चिवदत अहिर, आशा अहिर, ईश्वरन सेन या रुद्र सिंह? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, यानी सॉरी बी नंबर पे है ये। यह किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जिला लगभग 12 मील उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यह किला अपने मुगल वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जो इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 35, जो आपका लास्ट है। कह रहा है कि जजिया कर जो था वो फिर से कौन सा मुगल शासक जो था लागू कर दिया? इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो जो आपका उत्तर होगा वो औरंगजेब होगा, जिसने फिर से लागू कर दिया। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।